हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ऑक्टेट रूल, आयनिक बॉन्ड्स एंड फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द आयनिक बॉन्ड्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आयनिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी को बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड के बनने के चांसेस को बढ़ाते हैं। उसके आगे आज हम चलेंगे, आज हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स जो कि हैं कोवेलेंट बॉन्ड एंड बॉन्ड पैरामीटर्स। क्या है कोवेलेंट बॉन्ड्स? दीज आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हम पहले भी जानते हैं और पढ़ चुके हैं कि आपस में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने के कारण दोनों एटम्स के पास बराबर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और वो दोनों एक दूसरे को अपने अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, शेयरिंग करते हैं और इस तरह से वो दोनों अपने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में था, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। इट इज नोन एज द म्यूचुअल शेयरिंग, बराबर की साझेदारी। एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा दूसरा एटम भी उतने ही रखेगा। तो इसमें जैसे हाइड्रोजन के केस में है वन वन इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों बीच में रखे हुए हैं और बना दिया इन्होंने बॉन्ड। तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है दोनों साइड से तो बनता है मोनोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है तो बनता है डबल बॉन्ड। और इस तरीके से इसमें दोनों एटम्स एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं तो बन जाएगा ओ डबल बॉन्ड ओ। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, कितने पेयर्स यूज हो रहे हैं, वही कहलाएगी कोवेलेंसी। तो हाइड्रोजन की कोवेलेंसी क्या है? 1। ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी है? 2। तो ये है कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब हम समझ चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है। ये बॉन्ड बन तो जाते हैं, हम बीच बीच में बात करते हैं बॉन्ड एंगल इतना है, बॉन्ड लेंथ इतनी है, क्या है ये चीजें। तो सबसे पहले हम इसको बात करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स में। सबसे पहली चीज आती है बॉन्ड लेंथ। क्या है ये बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड की लेंथ तो ये है डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। दो एटम्स के न्यूक्लियस को जो मिलाने वाली लाइन है इसको हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। तो अलग अलग एटम्स के लिए अलग बॉन्ड लेंथ होती है और ये फिक्स होती है। H और H के लिए अलग बॉन्ड लेंथ होगी, तो इस तरह से O डबल बॉन्ड O के लिए अलग बॉन्ड लेंथ होगी, तो N ट्रिपल बॉन्ड के लिए अलग बॉन्ड लेंथ होगी। कार्बन के ही केस में कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसकी बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की 1.34 एंगस्ट्रॉम है। यानी डिस्टेंस कम होता जा रहा है जैसे जैसे बॉन्ड्स की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये है बॉन्ड लेंथ। दो एटम्स के न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन, उसकी कितना डिस्टेंस है दोनों के न्यूक्लियाई में, उसे कहेंगे हम बॉन्ड लेंथ। तो इसमें हर एक एटम की, हर एक बॉन्ड की लेंथ फिक्स होती है। दूसरा पॉइंट हम सब चलते हैं जो कि हमारी बात होती थी बॉन्ड एंगल। क्या थे? बॉन्ड एंगल। एक नाम और आपने सुना बार बार, बॉन्ड एंगल। क्या है ये बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ CH4 फॉर एग्जाम्पल आपने क्या नाम लिया इसका? 109 डिग्री 28 मिनट। कैसे पता चला कि बॉन्ड एंगल कितना है? तो ये हम कैसे शो करेंगे अपने डायग्राम में? जब हमें तो पेपर पे लिखना है, हमें तो आपको कॉपी पे लिख के आंसर देना है, तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे कि कहाँ है? तो यहाँ पे बॉन्ड हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना हम उनको देख पा रहे हैं, केवल हम उनको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि इस एंगल पे वो प्रेजेंट होंगे। तो कैसे होंगे? किसी भी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइंस है, बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस के बीच में कितना एंगल है वही कहलाएगा बॉन्ड एंगल। एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड्स। तो इन दोनों के बीच में, दोनों लाइन को मिलाने वाली जो पोजीशन है उसके बीच में कितना एंगल है वही कहलाएगा उसका बॉन्ड एंगल। NH3 में आप देख चुके हैं कि बॉन्ड एंगल जो है वो इनके बीच में है 107 डिग्री, एग्जैक्टली सम पॉइंट डिफरेंट, सो नियरली 107 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल्स क्या है? लाइंस को मिलाने वाली जो कि बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही है उनके बीच का एंगल।
अब तीसरा पैरामीटर जो हमें यहाँ यूज करना है वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको हम बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो किसी एटम के बीच में, दो एटम्स के बीच में गैसियस स्टेट में इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर गैसियस स्टेट में सबसे लूजली हेल्ड होते हैं ये, तो उस कंडीशन में ही मानी जाती है बॉन्ड एनर्जी। तो इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो कहलाएगी इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे हाइड्रोजन है, वो टूट के 2H बना देता है, ये भी गैस था और ये भी गैस है, तो कितनी एनर्जी इसको लेनी पड़ी रिक्वायर्ड, बॉन्ड तोड़ने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और बॉन्ड बनाने के लिए अगर हम 2H को मिलाते हैं और H2 बनाते हैं उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। तो ये कुछ सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल H और H की जो बॉन्ड एनर्जी है यानी H2 की, वो है 434 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या है कि इतनी एनर्जी चाहिए H2 के बॉन्ड को तोड़ने की और 2H को अलग करने के लिए। तो ये था बॉन्ड पैरामीटर। नेक्स्ट, अब एक और चीज आती है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं जो दो एटम्स के बीच में बनेंगे। दो एटम्स के बीच में बने हुए बॉन्ड्स को कहेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर। जैसे हाइड्रोजन के केस में ओनली 1 है बॉन्ड ऑर्डर, ऑक्सीजन के केस में बॉन्ड ऑर्डर है 2, और नाइट्रोजन के केस में बॉन्ड ऑर्डर है 3। तो जितने बॉन्ड्स बन रहे हैं दो एटम्स के बीच में वही कहलाते हैं उनके बॉन्ड ऑर्डर। और हम ये भी कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी को शो करते हैं। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी मीन्स कितने बॉन्ड्स हैं, तो 1 बॉन्ड मीन्स 1 बॉन्ड ऑर्डर, 2 मीन्स 2 बॉन्ड ऑर्डर। तो इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर समझ सकते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन होता है बॉन्ड लेंथ के साथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी के साथ। तो इस पॉइंट को हम ले सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा बॉन्ड लेंथ के लिए। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ होती जाएगी उन्हीं एटम्स के बीच में। या फिर हम कंपेयर कर सकते हैं इन एग्जांपल्स को भी। तो नाइट्रोजन की बॉन्ड जो लेंथ है सबसे कम है, ऑक्सीजन की उससे ज्यादा है, HH की बॉन्ड लेंथ उससे भी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर सारे एटम्स एक से हैं लेकिन बॉन्ड्स की संख्या बढ़ रही है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कार्बन के एग्जाम्पल में है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे, तो इसकी दूसरी कंडीशन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तीसरे हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो जितने बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे उनके बीच में डिस्टेंस कम होता जाएगा और बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा। बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा वो इतना होगा, जितने बॉन्ड्स ज्यादा है उतनी बॉन्ड लेंथ कम। अब एक और चीज आती है वो है बॉन्ड स्टेबिलिटी। बॉन्ड स्टेबिलिटी, जितने ज्यादा बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड ऑर्डर, उसे हम कहेंगे कि जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे उतने ज्यादा उसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये थे डिफरेंट पैरामीटर्स। अब एक हम नई चीज लेके चलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स कई बार सेम एटम्स के बीच में बनते हैं, कभी कभी वो डिफरेंट एटम्स के बीच में बनते हैं। जैसे H2 के एग्जाम्पल में हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम है, लेकिन दूसरी तरफ H2O, H2O में OH से बॉन्ड बना रहा है और ये अलग टाइप का है, दोनों की नेचर डिफरेंट है। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको हम स्टडी करेंगे। अब पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड्स, क्या पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड्स। तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड सबसे पहले हम याद रखेंगे सबसे पहली बार कि क्या होते हैं पोलर बॉन्ड्स एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स में दो तरह के होते हैं। नंबर 1 पोलर, इनको सबसे पहले लेंगे नॉन पोलर क्योंकि सिंपल होगा, एंड सेकंड होंगे पोलर। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स को, नॉन पोलर का मतलब बॉन्ड बिटवीन सेम एटम,
सेम एटम्स के बीच में बने हुए बॉन्ड्स, जैसे ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर, इसके बीच में बॉन्ड की नेचर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगी। ऑक्सीजन दोनों बराबर साइड से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं अपनी तरफ, हाइड्रोजन, क्लोरीन, तो ये मॉलिक्यूल्स भी कहलाएंगे नॉन पोलर, जिनमें नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं वो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। सबसे बाद इसके बाद आते हैं पोलर कोवलेंट्स। पोलर वो मीन्स डिसिमिलर एटम्स के बीच में बनेंगे, डिसिमिलर एटम्स यहाँ पे होना जरूरी है। जैसे हमने कहा कि ए और बी दोनों के बीच में बॉन्ड बना, तो ए और बी में से दोनों की नेचर एक सी नहीं होगी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने के लिए, और ये क्वालिटी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच पाता है अपनी तरफ, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की पावर। जैसे कि दो बच्चे हैं या दो लड़के हैं, कोई चीज उनको चाहिए, अब दोनों में शेयरिंग करनी है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, और जो स्ट्रॉन्ग होगा वो उसको इधर खींच लेगा, दूसरे वाला नहीं खींच पाएगा। तो इस तरह से रस्सी कैसा खेला जाता है, रस्सी के समय क्या होता है, एक उधर चलाता है, एक इधर से खींचता है, जो स्ट्रॉन्ग है वो अपनी तरफ ज्यादा खींच के ले आता है। तो यही चीज यहाँ पर हो रही है कि दोनों के बीच में बॉन्ड है, लेकिन इस पेयर को कोई एक ज्यादा खींच रहा है, एक कम खींच रहा है, तो इनके बीच में आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड कहलाता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब पोलर और नॉन पोलर को नापने का तरीका क्या है, कैसे हम पोलर किसी मॉलिक्यूल की पोलरिटी को नाप सकते हैं, कितनी है, कैसी है, तो उसके लिए हमारे सामने आता है डायपोल मोमेंट। क्या है, डायपोल मोमेंट, ये है टू मेजर द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, टू मेजर द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, टू मेजर द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। कैसे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड होगी, इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है जिसका नाम है, जिसमें है जैसे ए एटम है और बी एटम है, ए के पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इसके पास नेगेटिव क्यू होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी, ये डिस्टेंस डी है। तो डायपोल मोमेंट जिसको कि हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो इक्वल होगा आइदर ऑफ चार्ज, चाहे तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसकी कितनी वैल्यू है, तो चार्ज कितना है Q मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, इसकी यूनिट है डिबे। तो ये हमारे सामने आता है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या है, कोई सा भी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अब डायपोल मोमेंट नापा कैसे जाएगा, कैसे पता चलेगा कि डायपोल मोमेंट कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है, वैसे तो ये वैल्यूज नापी तो ली होती हैं, लेकिन हमें समझाना है, समझना है कैसे हम किसी का भी डायपोल मोमेंट नाप सकते हैं। तो डायपोल मोमेंट के लिए हमारे सामने दो बातें हैं। सबसे पहली चीज, अगर ओनली वन पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, तो उस कंपाउंड का पूरा डायपोल मोमेंट वही होगा जो इस बॉन्ड का होगा। जैसे हमने कहा HCl में एक ही बॉन्ड है, तो हम HCl बॉन्ड की भी डायपोल मोमेंट वही कहेंगे और HCl का भी डायपोल मोमेंट वही कहेंगे। तो ये है पोलर बॉन्ड, तो जितना इसकी डायपोल मोमेंट उतना ही पूरे कंपाउंड का डायपोल मोमेंट कहा जाएगा। लेकिन कभी कभी मल्टी बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं और दोनों पोलर बॉन्ड्स होते हैं, तो उनको हम कैसे कर सकते हैं, उनके केसेस में अगर मल्टी बॉन्ड्स हैं, मींस H2O में दो बॉन्ड्स हैं, OH और H, दोनों बॉन्ड कैसे पोलर है। CO2, यहां भी दोनों बॉन्ड पोलर है, तो कैसे निकालेंगे क्या होगा डायपोल मोमेंट। तो इन केस ऑफ मल्टी बॉन्डेड मोलिक्यूल्स, मल्टीपोलर बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, क्या होगा, जो नेट डायपोल मोमेंट होगा इज वेक्टर सम ऑफ
ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल बॉन्ड्स, सारे बॉन्ड्स का वेक्टर सम होगा। कितनी वैल्यू है, किस डायरेक्शन में है, कैंसिल तो नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को रेनफोर्स तो नहीं कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग तो नहीं कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा कि वेक्टर सम मीन्स डायरेक्शन को भी काउंट किया जाएगा। तो इसी बेस पर जैसे हमारे सामने एक एग्जांपल आता है CO2, CO2 का डाइपोल मोमेंट 0 बताया गया है, म्यू कितना है इसका 0, तो ये हमने पहले नोट कर लिया। इसके बेस पर हम क्या कह सकते हैं, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इधर कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ हो जाएगी -μ और नेट वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसलिए CO2 को हम कहेंगे नॉन पोलर। लेकिन H2O पोलर है, H2O पोलर है, इसका मतलब कि दोनों बॉन्ड लीनियर नहीं है, उनका जो टोटल सम है वो कैंसिल नहीं हो रहा है, और इसका मॉलिक्यूल का जो शेप है वो बता रही है कि बेंट है। तो इस डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो डाइपोल मोमेंट की पोजीशन एक तो हो गई ये वाली, और दूसरा हो गया इस साइड से इधर को जा रही है। तो अब हमारे सामने जो नेट होगी ना वो डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, तो दोनों सम हो गए। और यहाँ पर H2O के अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा, इसका मतलब इट इज पोलर मॉलिक्यूल। ये दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, यहाँ पे दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन पोलर। इसी एग्जांपल में हम एक ले सकते हैं कि NH3 भी पोलर क्यों है। NH3 के अंदर डाइपोल मोमेंट है, तो NH3 का स्ट्रक्चर बताया गया है पिरामिडल। अब ये क्या है, इसकी डायरेक्शन इधर को है, ये भी म्यू है, μ1, ये हो गया μ2, और ये डायरेक्शन होगी μ3। तो तीनों ही पिरामिड की एपेक्स की साइड पे डायरेक्शन दे रहे हैं डाइपोल मोमेंट की, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट होगा इसकी वैल्यू, और इसलिए ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब बात आती है CCl4 की। CCl4 में 4 पोलर बॉन्ड्स हैं। CCl4 बट इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखने में तो लग रहा है कि ये भी पोलर बॉन्ड, ये भी पोलर बॉन्ड, 4 पोलर बॉन्ड्स हैं, तो ये डाइपोल मोमेंट 0 क्यों हो गया, नेट क्यों वैल्यू है, इसलिए कि जो शेप है ये सिमेट्रिकल है। इट इज सिमेट्रिकल मीन्स सारे एंगल्स बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं, एक दूसरे के कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो है एक दूसरे के अपोजिट, इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन है इधर, ये सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं एंड नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर ऑल्दो इट इज हैविंग 4 पोलर बॉन्ड्स। 4 पोलर बॉन्ड होते हुए भी ये नॉन पोलर है, क्योंकि सब एक दूसरे को रस्साकसी कर रहे हैं। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या होगा, बीच में ही रहेंगे वैसे के वैसे ही, तो इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं दोनों के इफेक्ट को। तो इस तरह से ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो डाइपोल मोमेंट के थ्रू हम किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी मालूम कर सकते हैं, उससे हमें बहुत सारी बातें मालूम होती है। जैसे एग्जांपल है कि कौन बॉन्ड, कौन सा कंपाउंड पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है। अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, कोई नेट वैल्यू है तो पोलर है। नंबर 2, कौन ज्यादा पोलर है, कौन कम पोलर है। जिसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है वो ज्यादा पोलर है, जिसका डाइपोल मोमेंट कम है वो कम पोलर है। और तीसरी बात, एक कंपाउंड होते हैं एल्कीन्स के, एल्कीन्स में होते हैं सिस एंड ट्रांस, क्योंकि एल्कीन्स कंपाउंड्स होते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन। अब दोनों कार्बन पे 2 एटम्स हो सकते हैं, 2 ग्रुप हो सकते हैं। सपोज एक पे बी है और ये बी है, इस पे दूसरा ग्रुप ए है और ये बी है। तो अब ये 2 सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब सिमिलर ग्रुप एक साइड है, इसे कहते हैं सिस एल्कीन्स, और ट्रांस होगा इसी का डबल बॉन्ड, ए इधर है तो दूसरा ए इधर है, बी इधर है तो इधर दूसरा बी है। ऐसी कंडीशन में एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और ऐसा कंपाउंड कहलाता है एंटी, इसको हम कहते हैं ट्रांस।
एक दूसरे के एंटी है सब, इसको ट्रांस आइसोमर बोलते हैं, ट्रांस कंपाउंड बोलते हैं एल्कीन का। तो हम सिस और ट्रांस को पहचान सकते हैं अगर हम डायपोल मोमेंट जानते हैं उस कंपाउंड का। तो सिस की कंडीशन में अगर किसी कंपाउंड में एल्कीन है और वो सेम टाइप के दो कंपाउंड्स बना रहा है, दो मॉलिक्यूल्स बना रहा है जिसमें डायपोल मोमेंट है कोई नेट वैल्यू, कुछ ना कुछ है, जीरो नहीं है, तो वहां वो कंपाउंड सिस है। लेकिन अगर वैल्यू जीरो होगी तो इसकी डायपोल मोमेंट जीरो होगा, तो ये हो जाएगा ट्रांस। तो बहुत सारे फायदे हैं डायपोल मोमेंट मालूम करने के, और उसकी हेल्प से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये था पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड्स। अब एक चीज आ रही है कि क्या कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट ही होते हैं, क्या आयनिक बॉन्ड आयनिक ही होते हैं? तो उसी पोलैरिटी को हम स्टडी करेंगे आगे कि पोलैरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक बॉन्ड्स एंड पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे पोलैरिटी ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, और उसके लिए यूज किया गया है फजान्स रूल। नेक्स्ट इज द फजान्स रूल, FAJAN, फजान्स रूल। क्या कहता है ये कि जब कोई बॉन्ड आयनिक है, आयनिक बॉन्ड जो है नॉट प्योर आयनिक, इसका कहना ये है कि ये प्योर आयनिक नहीं है बल्कि इसके अंदर थोड़ा सा कोवेलेंट करैक्टर होता है। ऐसे ही कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है तो नॉट प्योरली कोवेलेंट, वो प्योर कोवेलेंट नहीं है, उसके अंदर होगा आयनिक करैक्टर। तो हम इसको स्टडी करेंगे कि क्यों होता है ऐसा। क्या रूल बताए थे फजान्स ने, कि फजान्स नाम के साइंटिस्ट ने, कि कैसे हम आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट करैक्टर को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है, इसके कुछ रूल्स हैं। क्या होता है कि जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, एक कैटायन होता है और एक होता है एनायन। कैटायन का मतलब उसके जो है प्लस चार्ज है उसके ऊपर, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आयन है, जानते हैं आयन क्या होते हैं, जहां पर वो दूसरे आयन को टच करेंगे, दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को टच करेंगे। तो ये माइनस है और ये सपोज पॉजिटिव है। अब ये माइनस है, इसका मतलब कि इसने इलेक्ट्रॉन इससे लिए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं इस डायरेक्शन में आ जाएंगे कैटायन के कांटेक्ट में होने के कारण, पॉजिटिव के कांटेक्ट में होने के कारण न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा और इसके अंदर आने लगेगी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कैटायंस की तरफ आने लगेगी। तो हम इसे कहेंगे कैटायन की पोलराइजिंग पावर, कि कैटायन इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, वैसे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जैसे ही दो पास आ रहे हैं, सामने सामने आ रहे हैं, तो कैटायंस इसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू करता है। और इस तरह से वो क्या हो रही है, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके हिस्से में आ रहे हैं, इसके रीजन में कवर कर रहे हैं। इसे कहते हैं शेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ बढ़ने लगेगी, और शेयरिंग बढ़ने का मतलब कोवेलेंट करैक्टर का इंक्रीज होना। तो जितना पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग होगा उतना ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। जब इसने इलेक्ट्रॉन लिए, कैटायन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे, तो क्या होगा, वो उसके जो नेगेटिव फील्ड है ना वो कम हो जाएगा और कैटायंस का नेगेटिव फील्ड बढ़ने लगेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसे कहेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन, राइट। और एनायन के लिए हम कहेंगे इसका पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ द एनायन। तो यहाँ तीन चीजें हैं। नंबर 1 पोलराइजिंग पावर, ये किसके लिए होगी, कैटायंस के लिए। दूसरी होगी पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी यानी कि एनायन कितना पोलराइज होगा, उसकी क्या टेंडेंसी है पोलराइज होने की, स्ट्रॉन्ग होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, वो कहलाती है पोलराइजिबिलिटी, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन उसके कैटायन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। और जब ये होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि शेयरिंग हो रही है। पहले ये पॉजिटिव नेगेटिव थे, अब ये थोड़ा सा नेगेटिव होने लगा। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है नेगेटिविटी का, पॉजिटिव नेगेटिव का, कम होने लगेगा और वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैटायन के साथ करने लगेगा। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, पोलराइजिंग और पोलराइजेशन ऑफ द आयन, राइट।
पोलराइजेशन ऑफ द आयन। तो तीसरा पॉइंट है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को हम दूसरा नाम भी देते हैं, वो है न्यूट्रलाइजेशन, कि पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड जब एक दूसरे को बांटने लगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए हैं, अब वो अपनी तरफ खींच रहा है तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगे कैटायन की तरफ, तो ऐसे में दोनों के बीच में होने लगेगी शेयरिंग और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्ज, और इसी को हम कहेंगे पोलराइजेशन। अब ये तीनों चीजों के लिए हमें क्या रूल था, सबसे पहले बताया था कि कैटायंस कोई भी आयनिक बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता, उसके अंदर कोवलेंट करैक्टर होता है। कोई भी कोवलेंट बॉन्ड प्योर कोवलेंट नहीं होता, उसके अंदर आयनिक करैक्टर होता है। जैसे ही कैटायंस और एनायंस सामने आते हैं तो कैटायन की होती है पोलराइजिंग पावर, वो इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, और पोलराइजेबिलिटी किसकी है, एनायन की। तो उनके लिए भी उन्होंने रूल दिया, रूल नंबर, कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें कि कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, एनायन की पोलराइजिंग पावर कम होगी, और बॉन्ड में करैक्टर चेंज कैसे होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है दूसरे नंबर पे कि कैटायंस की है पोलराइज, कैटायंस है पोलराइजिंग पावर, इनकी क्वालिटी को कहते हैं पोलराइजिंग पावर। तो जितना स्मॉल कैटायन होगा, इसका साइज जितना छोटा होगा कैटायन का, उतनी ज्यादा होगी पोलराइजिंग पावर, यानी कि पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्मॉल साइज तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोलराइजिंग पावर। लेकिन एनायन को क्या है, अब ये न्यूक्लियस है, कैटायन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस सेंटर में है, और सेंटर जो है वो प्रोटॉन्स के कारण है, उसमें पॉजिटिव फील्ड है। तो जितना साइज छोटा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्टेंस है लास्ट ऑर्बिट का, जहां से वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो जल्दी ही एनायन के कांटेक्ट में होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींच पाएगा अपनी तरफ न्यूक्लियस। तो ये है सेकेंड पॉइंट। थर्ड आता है कि लार्जर एनायन, जितना ज्यादा लार्जर एनायन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ साइज बड़ा होना चाहिए, पोलराइजिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन है। तीसरा आता है कि अगर सेम चार्ज है और सेम साइज है, तो उसमें अगर ट्रांजिशन मेटल का कैटायन है, कैटायन ऑफ ट्रांजिशन मेटल, तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर इसकी ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी, किससे, कैटायन ऑफ एल्कली मेटल्स, एल्कली एंड एल्केलाइन, मींस एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। जैसे हमने कहा कि जिंक पॉजिटिव है, जिंक +2 है, तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और दूसरी तरफ के पॉजिटिव है तो ये एल्कली मेटल है, या फिर मैग्नीशियम कैल्शियम ये है। तो अगर इनके में से अगर इनके साइज एक से हैं, दोनों पे चार्ज एक से है, जैसे इस पे चार्ज सेम है, इस पे चार्ज सेम, सपोज इनके साइज भी सेम है, तो पोलराइजिंग पावर इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। अब ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए कि ट्रांजिशन मेटल्स में न्यूक्लियस है सेंटर में, यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन से बीच में कहीं ना कहीं, और डी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डी ऑर्बिटल्स में है, डी ऑर्बिटल्स का साइज बड़ा होता है, तो उनकी प्रेजेंस की जो है वो ना के बराबर है, शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है उनका, वो बचा नहीं पाते लास्ट ऑर्बिट के। तो ये इसकी प्रेजेंस में इनका जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से वो ज्यादा है, और इसलिए इनकी प्रेजेंस में होते हुए भी ये एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच पाता है। तो ये थी पोलराइजिंग पावर एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द बॉन्ड्स। तो हम समझ चुके हैं कि क्या है आयंस, कैसे कोवलेंट करैक्टर बनाते हैं आयनिक बॉन्ड्स, और कोवलेंट बॉन्ड्स में कैसे आयनिक करैक्टर आता है। तो ये था आज के लिए, इसको आप पढ़िए समझिए, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।